जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज जो है वह फरवरी माह का अंतिम दिन है और 28 फरवरी, ठीक है। आज कौन सा दिन है? 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है उसको मनाते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह किसकी स्मृति में मनाया जाता है, बताइएगा। तो देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है बस सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है। और इनको जो है वह नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप लोग होमवर्क जो का प्रश्न है कि इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला और कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं, वह सभी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग इनको लिखेंगे, ठीक है। चलिए, एक बार वीडियो को आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर क्लास को जो है शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बताइएगा। तो किस राज्य सरकार के द्वारा कुश्ती खेल को वर्ष 2032 मतलब 2032 में जो ओलंपिक होंगे तब तक गोद लेने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीएम और राज्यपाल तो आप लोगों को पता है। अब यहीं की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर किसी राज्य की थी तो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और प्रथम महिला राज्यपाल अगर किसी राज्य की थी तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। क्या नाम था? सरोजनी नायडू था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है? कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा कि दिल्ली मेट्रो के द्वारा पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। और किसके साथ में? देखिएगा, जो ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है यह एक तो दिल्ली मेट्रो और साथ में किसने और इसको विकसित किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलकर पहली बार जो है क्या किया है? ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम जो है उसको विकसित किया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कल मैंने बताया था कि दिल्ली में कौन सी झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो अनंग ताल झील। कौन सी झील थी? अनंग ताल झील थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तेलिया शुक्ला, चोरी चौरा, जगदीशपुर या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा कि मुंडेरा बाजार कहाँ पर है। तो देखिएगा, मुंडेरा बाजार जो है यह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है चोरी चौरा बाजार। क्या कर दिया गया है? चोरी चौरा बाजार। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि चोरी चौरा जनाक्रोश घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी भैया? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। तेलिया शुक्ला जो है, तो देखिएगा देवरिया में, कौन से ज़िले में? उत्तर प्रदेश का देवरिया ज़िला है। यहाँ पर तेलिया अफ़गान नाम से एक बाज़ार थी, एक स्थान था, इसका नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है, ठीक है। जगदीशपुर जो था वो मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में एक शहर का नाम था इस्लाम नगर। क्या नाम था? इस्लाम नगर। इस्लाम नगर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो जगदीशपुर रख दिया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अमृत उद्यान रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
चौथा प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क, ठीक है, दिव्यांग पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी गई? हैदराबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर या नागपुर? बताइएगा। तो दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला जो है वह कहाँ पर रखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में रखी गई है। और इस पार्क का नाम क्या रखा गया है? तो अनुभूति समावेशी पार्क, नाम पूछ सकता है, अनुभूति समावेशी पार्क, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुभूति समावेशी पार्क इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा नागपुर में क्या हुआ, तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक हुई। भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई? तो कानपुर में हुई, ठीक है। कानपुर में ही मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है। क्या है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर? नागपुर के अंदर। नागपुर में ही क्या है? तो शून्य मील केंद्र है। क्या है भैया? शून्य मील केंद्र है। तो ये सब कहाँ पर है? नागपुर के अंदर। नागपुर में ही किसका मुख्यालय है? नीरी का है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 सितंबर, 2 सितंबर, 22 सितंबर? तो देखिएगा विश्व नारियल दिवस जो है वह 2 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 2 सितंबर को मनाया जाता है। और पहली बार प्रथम आयोजन इसका कब हुआ था? तो वर्ष 2009 में। हम 2009 से जो है वह विश्व नारियल दिवस को मनाया जाता है। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोकोस, क्या है? कोकोस न्यूकीफेरा, ठीक है, यह इसका वैज्ञानिक नाम है। और देखिएगा प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? प्रमुख उत्पादक देश, नारियल का प्रमुख उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो देखिएगा इंडोनेशिया में होता है। कहाँ होता है? इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद में फिलीपींस, ठीक है, इंडोनेशिया के बाद में फिलीपींस, भारत और श्रीलंका, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। अगर आपसे पूछ ले कि प्रमुख उत्पादक राज्य भारत में कौन सा राज्य जो है वह सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है, तो एक तो हो जाएगा आप लोगों का केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। भारत के इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न है कि बीज रहित फल का निर्माण करना, जड़ों की शाखाओं में वृद्धि करना तथा खरपतवार को नष्ट करना किस हार्मोन का कार्य है? बताइएगा। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन या एथिलीन हार्मोन? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। कि बीज रहित फल का निर्माण करना, जड़ों की शाखाओं में वृद्धि करना तथा खरपतवार को नष्ट करना जो है वह किस हार्मोन का काम है? तो भैया ऑक्सिन। किस हार्मोन का काम है? ऑक्सिन हार्मोन का काम है। और इसकी खोज जो है वह डार्विन ने 1880 में इसकी खोज की, ठीक है। जो जिब्रेलिन हार्मोन है इसकी खोज जो है वह किसने की? कुरोशोवा ने 1926 में। और जिब्रेलिन हार्मोन का क्या काम होता है? जल्दी से बताइएगा अगर किसी को पता हो तो। देखिएगा जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। क्या है? पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। क्या है? पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है और बड़े आकार के फल को प्राप्त करने के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका, पहली बात तो इसकी खोज किसने की? तो लिख लीजिएगा, इसकी खोज जो है
वह मिलर ने की। किसने? मिलर ने की। और इसका कार्य क्या है? तो कोशिका विभेदन में सहायक है। किसमें? कोशिका विभेदन में सहायक है। कोशिका विभेदन में सहायक है। इसके साथ में भी जो चौथा ऑप्शन है आप लोगों का, इथिलीन हार्मोन, यह जो होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसे? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? तो फलों को पकाने में, ठीक है, किसको? फलों को पकाने में सहायक है। फलों को पकाने में सहायक है, ठीक है, फलों को पकाने में सहायक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है कि भारत एवं अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो बताइएगा, भारत एवं अमेरिका के मध्य जो है वह वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2022 में जो है वह कहाँ पर संपन्न हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। कहाँ पर? बकलोह स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश में यह युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। और यह इसका कौन सा संस्करण था? जल्दी से बताइएगा। तो यह इसका 13वां संस्करण था। कौन सा? 13वां संस्करण था। पहली बार जो है 2010 में, पहली बार कब आया था? तो 2010 में इसको शुरू किया गया था। अच्छा, इसके साथ में और कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है अमेरिका के साथ में? तो एक अमेरिका के साथ में होता है कोप इंडिया। कौन सा होता है? कोप इंडिया। एक होता है टाइगर ट्रंप, ठीक है, और एक होता है युद्धाभ्यास। इसका नाम ही है युद्धाभ्यास 01/22, ठीक है। यह अमेरिका के साथ में और युद्धाभ्यास होते हैं भारत और अमेरिका के मध्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर? बताइएगा। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई? तो देखिएगा 3 मई 1939 को। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है वह 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1897 को, जो कटक में, आज कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे, ठीक है। इसके साथ में ही 1938 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। लेकिन इसमें क्या हुआ? गांधी जी के जो समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया, इनको हराकर इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इस्तीफा देने के बाद में ही इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। इनके द्वारा ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1939 को की गई थी, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो जर्मनी के जो एडोल्फ हिटलर था उसने नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था, ठीक है। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहभागिता के लिए अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की गई? बताइएगा। 8 अगस्त 1940, 17 अक्टूबर 1940, 30 दिसंबर 1940 या 4 दिसंबर 1941? तो देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहभागिता के लिए अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो है वह 8 अगस्त 1940 को की गई। कब?
8 अगस्त 1940 को की गई। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। 17 अक्टूबर 1940 को क्या होता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और किसके द्वारा यह शुरू होता है? तो महात्मा गांधी द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब देखिएगा इससे प्रश्न और बनते हैं कि देखो इसका मुख्य नारा क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य नारा क्या था? तो दिल्ली चलो। मुख्य नारा क्या था? तो दिल्ली चलो। इसके साथ में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय वाले? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तृतीय सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे भैया? ब्रह्मदत्त थे। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम भाषा है। तो पहली बात तो कौन सी है? संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, तमिल। अच्छा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैसे मिलता है? तो जो भी भाषा 1500 वर्ष पुरानी है, ठीक है, उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो देखिएगा शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहले जो है वो तमिल को मिला था। किस लैंग्वेज को मिला? तमिल लैंग्वेज को मिला 17 सितंबर 2014 को। कब? 17 सितंबर 2014 को। और तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तो तमिलनाडु और पुदुचेरी की आधिकारिक भाषा है। कहाँ की? और श्रीलंका और मालदीव में भी बोली जाती है। इसके साथ में ही संस्कृत को 2005 में, कब? 2005 में। जो तेलुगु थी, तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम को 2013 में। इसके साथ में कन्नड़ को 2008 में। कौन सा? कन्नड़ को 2008 में। और सबसे अंत में उड़िया भाषा को, इसको जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि भारत की जलीय सीमा से कौन से देश जुड़े हैं? श्रीलंका बांग्लादेश, श्रीलंका म्यांमार, मालदीव श्रीलंका या मालदीव भूटान? बताइएगा। तो भारत की जलीय सीमा से जो है मतलब जल के द्वारा भारत की कौन से देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो मालदीव और श्रीलंका की। कौन से? मालदीव और श्रीलंका की सीमा जो है वह जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा भारत की सीमा बाकी कितने राज्यों से जुड़ी है? तो आपने पढ़ा होगा बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। 4 से चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। 5 से पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद में क्या हो जाएगा? ना से नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद में माँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो म्यांमार हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, म्यांमार के बाद में यम से, इस वाले यम से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। या सॉरी, ये इस वाले यम, उस वाले यम को छोड़ दो। ये बी से क्या हो जाएगा? तो भूटान हो जाएगा। ठीक है, और ए से क्या हो जाएगा? अफ़गानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ में स्पर्श करता है, सबसे न्यूनतम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ में स्पर्श करता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया 2022 में? शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू
हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या मैसूर जूलॉजिकल गार्डन, बताइएगा। तो देखिएगा शहीद अशफाक उल्लाह खां जूलॉजिकल पार्क है, ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब देखो चेन्नई वाला तो आपको पता ही है, चेन्नई में है। जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, यह कहाँ पर है? तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। और इसी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थान जो है वह चेन्नई जूलॉजिकल पार्क को दिया गया है, और तीसरा स्थान जो है वह मैसूर जूलॉजिकल गार्डन को दिया गया है। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस, राजा राम मोहन राय या राधाकांत देव। तो बताइएगा कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई है? सही आंसर जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह किसने की है? तो आनंद मोहन बोस ने की है। किसने? आनंद मोहन बोस ने 1878 में कलकत्ता में। कहाँ पर की भैया? कलकत्ता में की। ठीक है। केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने क्या किया? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इन्होंने कब की? तो 1866 में। कहाँ पर? इसी कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में। और कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। जो आपके राधाकांत देव हैं इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की। किसकी भैया? धर्म सभा की। और कब? 1830 में। और कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, कलकत्ता के अंदर इन्होंने स्थापना की। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से बता दीजिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो देखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग ने की। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। 14वां प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजयलक्ष्मी, प्रियंका नोटक्की, सैलवाला या पी शैलजा, बताइएगा। तो भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थी? बाकी मैंने परसों वाली क्लास में आप लोगों को कई भारत की पहली महिलाओं के बारे में बताया था। ठीक है, आज मुझको एक नया प्रश्न यहाँ पे दिख गया तो मैं उसको भी ले आया। तो बताइएगा भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो थी वह कौन थी? तो एस विजयलक्ष्मी थी। कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। और 2022 में, ठीक है, 23वीं शतरंज महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नोटंकी बनी है मार्च 2022 में। ठीक है, कब बनी है? मार्च 2022 में। ठीक है, इसके साथ में ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताइएगा। शतरंज के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। कौन बने हैं? प्रणव आनंद बने हैं। और यह कितने वर्ष के हैं? तो मात्र 15 वर्ष के हैं। ठीक है, 15 वर्ष के हैं। आगे बढ़ते हैं, सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलयानों में सही समय का पता कौन सा यंत्र लगाता है? मैनोमीटर, क्रोनोमीटर, रेन गेज या कैस्कोग्राफ, बताइएगा। जलयानों में सही समय का पता जो है वह कौन सा यंत्र लगाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? क्रोनोमीटर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? क्रोनोमीटर हो जाएगा। मैनोमीटर क्या करता है? तो जो गैस होती है गैसों का दाब मापता है। ठीक है, गैसों का दाब मापता है। रेन गेज तो यह वर्षा मापक यंत्र है। कैसा यंत्र है? वर्षा मापक यंत्र है। और कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। बाकी अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, आज यही प्रश्न थे।
तो आप लोग @सिलेक्शन मेंटर नाम से सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़कर इसकी PDF जो है आप लोग वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, और बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।